स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अब एक बार जरा आपको हम कर्नाटक लेकर के चलते हैं। मैसूर एक पुरानी कहानी की बात करते हैं। ये थोड़ी बीजेपी की दुखती रख दी है। कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 5 वादे किए थे और उनमें से एक वादा आज पूरा किया जा रहा है। यह है गृहलक्ष्मी योजना। इसके तहत बीपीएल परिवारों की जो महिला मुखिया होंगी उनके खाते में हर महीने 2-2 हजार रुपए देने की शुरुआत की जाएगी। और मैसूरू में एक ये पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार वहां मौजूद हैं और सब ये योजना जो है लॉन्च कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इसका बहुत प्रचार कर रही है कि हमने कर्नाटक में आपसे जो वादे किए थे हमने 1 महीने के अंदर सारे वादे पूरे कर दिए। हालांकि 1 महीने से काफी वक्त हो गया, लेकिन वो ऐसा कहते हैं। अब ये योजना जो है लॉन्च हो रही है, ये बात सच है। आप तस्वीरें इसकी देख रहे हैं। बीपीएल परिवारों की महिलाओं को 2-2 हजार रुपया अकाउंट में जाना शुरू हो जाएगा। और आप देखिए ये जो शुरुआत उन्होंने वहां कर्नाटक से की थी, ये बात सच है कि ये फिर बाकी दलों को भी कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी जो इस वक्त सबसे एम्बिशियस योजना है, जिस योजना से उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है इस चुनाव में, वो क्या है? वो है लाडली बहना योजना, जिसमें वो 1500 रुपए हर महीने जो है महिलाओं के खाते में डालते हैं। 1500 या 1000 रुपया। पहले 1000 था, अब 1250 हो गया है। जी हाँ, 1250। और उसको कह रहे हैं हम 3000 रुपए तक बढ़ाएंगे। तो इस वैसी योजना जो है ये शुरुआत हुई है। और राहुल गांधी ने वहां जाकर जो बातें कही हैं वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि केंद्र की सरकार वही 2-3 लोगों के खातों में जो है रुपया डालना चाहती है, इनको गरीबों की सुध नहीं है। अब ये 200 रुपया जो है सिलेंडर का दाम कम हुआ है तो उसको कांग्रेस पार्टी ये कहकर काउंटर कर रही है कि भाई ये तो चुनावी लॉलीपॉप है, 200 रुपया घटाने से क्या होता है। फिर पुराना इतिहास बताया जा रहा है कि कांग्रेस यूपीए सरकार के जमाने में सिलेंडर तो 400 रुपए का मिला करता था, 450 का सिलेंडर था। आज 900 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अगर उसमें ये 200 रुपए का सब्सिडी जोड़ भी देते हो, तब तेल के दाम कहाँ आसमान छू रहे थे, आज तेल के दाम कहाँ नीचे हैं। उसके बावजूद सरकार ने ये राहत नहीं दी। 38 लाख करोड़ रुपया सरकार के खजाने में आया है डीजल और पेट्रोल डीजल गैस के जो दाम वसूले गए हैं। इस किस्म की बातें हो रही हैं, इसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल अब ये जो जिस किस्म की योजना वहां लॉन्च हुई है, इसका प्रभाव खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पर चुनाव होने जा रहा है और जहां पर इस ऐसी योजनाओं को कॉपी किया गया है कहें या ऐसी ही योजनाएं चलाई गई हैं, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? पहले कर्नाटक, फिर जोड़ते हुए एमपी राजस्थान। सबसे पहले तो ये कि आपके इलाके की सड़क नहीं बनेगी। सबसे पहले तो ये कि डीके शिव कुमार जो उन्होंने साफ साफ कहा कि विधायकों को फंड फिलहाल नहीं मांगना चाहिए क्योंकि हमारी 5 गारंटी है वो हम पूरी करेंगे। तो 2000 रुपए आपके खाते में जरूर आएंगे, लेकिन आपके इलाके में जो विधायक आपके यहां काम कराने वाला है वो रुकेगा। और ये महत्वपूर्ण है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जब आप कहते हैं ना कि कोई रेवड़ी है उसका दबाव प्रधानमंत्री पर भी है, 200 रुपया सिलेंडर कम कर दिया, लेकिन दोनों का फर्क समझिए। सरकार सब्सिडी दे और फिस्कल डेफिसिट वो टारगेट के ऊपर चला जाए, यानी जितना कमाई आ रहा है उससे ज्यादा आपको खर्च करना पड़ जाए, तो फिस्कल डेफिसिट यानी वित्तीय अनुशासन बिगड़ गया। आपके घर का बिगड़े तो क्या बुरा हाल होगा जरा सोचिए। और किसी बच्चे को आप जिसको कहते हैं कि अलग से चॉकलेट ला के दे रहे हैं और घर में 2 रोटी के लिए बढ़िया भोजन नहीं। तो दोनों का फर्क समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भी स्कीम के लिए कहीं से कटौती नहीं करनी पड़ी है। नंबर 1 फर्क जो कहते हैं कि अंतर कितना आएगा, तो राजनीतिक तौर पर उसका प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है राजस्थान में, कि हर कोई चाहता है कि कोई कसर न रहे। मामा जी भी हर रोज ऐलान कर रहे हैं, उसका असर पड़ता है क्योंकि सीधे खाते में पैसे आएंगे तो उसका लाभ लोगों को मिलता है। उन्होंने 250 रुपया अलग से दिया है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उसका असर पड़ता है। और शायद इस वक्त जो भी मुख्यमंत्री होता है तो उनको लगता है भाई कोई कसर रहनी नहीं चाहिए, हम फिर आ जाएंगे तो फिर पकड़ लेंगे। और अच्छी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर वो अपने जो लगभग ये 2 दशक का कार्यकाल रहा है उसमें वो पहले से चलाते रहे। हाँ, अभी थोड़ा जिसको कहते हैं ना कि स्पीड बढ़ा दी। लेकिन क्या यह चुनावी राजनीति का अब एक परमानेंट एस्पेक्ट बन गया है कि चुनाव से पहले वोटर के पास कुछ पहुंचना चाहिए जो सीधे उस तक पहुंच जाए? बिल्कुल, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो आप उसको स्वीकार करते हैं नहीं करते, मतलब उस रास्ते पर चलना चाहते हैं नहीं चलना चाहते, लेकिन उसका दबाव इतना बन गया है कि आपको ना चाहते हुए भी, जैसे त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी इसके लिए बार बार कहते हैं कि इस तरह की रेवड़ियां मत बांटिए,
फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे, फिजिकल डेफिसिट पर, सब पर ध्यान दीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्हीं की पार्टी की सरकारें भी ये लगातार कर रही है, जैसे शिवराज जी कर रहे हैं। और शिवराज जी, मैं ये नहीं मानता कि वो कांग्रेस के दबाव में कर रहे हैं। कांग्रेस के दबाव में वो रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कुछ पैसा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं पहले चलाई हैं और वो उसी वजह से लोकप्रिय भी उस तरह से रहे हैं। लेकिन दबाव बनता जा रहा है। क्या लग क्या रहा है, मतलब मामला क्या है वहां? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन दबाव जो है वो बना हुआ है। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था, विजय जी बोलना नहीं चाहते, या तो आपके मंच से नहीं बोलना चाहते हैं। 2 दशक पहले जब एनटी रामाराव ने जो शुरू किया, फिर रमन सिंह जी ने शुरू किया, फिर केजरीवाल ने इसको रीपैकेज किया है। एक नई साउथ में ललिता, वही मैं कह रहा हूँ कि एनटी रामाराव से शुरू हो गई थी। लेकिन रीपैकेजिंग का लाभ युवराज जी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अब ये तो नतीजे बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन दबाव लगातार उस पर बना हुआ है। दबाव शिवराज जी पर बना रहे हैं आप, शिवराज जी पर है या यहाँ दबाव बना रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो विजय जी के मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये दिख रहा है कि लाभ उसका मिल रहा है। सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन देखिए आप देखिए अच्छा जाता है पैसा, विजय जी वही तो सही बात है, वोटर को अच्छा लगता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अब इसमें जोड़ दीजिए आप मोदी जी के गैस के 200 रुपया, फिर शुद्ध चुनावी बात हम करते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ये मेरी बहनों को तोहफा है मेरा। अब वाकई में वो उस तरीके से ग्रहण किया जा रहा है क्या तोहफे के तौर पर, और माना जा रहा है कि नहीं भाई प्रधानमंत्री ने हमको 200 रुपए की राहत दी है? ये देखिए सौरभ जी, जिसको हम आप फ्रीबीज कहते हैं, या अभी इस राजनीति का एक आवश्यक हिस्सा हो गया है। अब आप इससे मुड़ने लौटने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही है। अब इसको कैसे करते हैं आप? यदि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कोई योजना के साथ उसको जोड़ रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। हालात तो यहाँ तक आ जाते हैं जब मुसीबत ये आती है कि जब कोई ये कह दे, कोई पॉलिटिकल पार्टी कह दे कि हम सारे घरों को रंगीन टेलीविज़न देंगे, हम सारे घरों को लैपटॉप देंगे, तो यह एक प्रकार का घूस ही तो है। आप नीतियों के आधार पर, सबसे बड़ी इस डेमोक्रेसी की विडंबना ये देखिए, आप नीतियों के आधार पर जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं रेगुलेट करेंगे, तब तक ये मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी। नहीं, ये 200 रुपए को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, जो लोग हैं उनको। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो इसे इसी रूप में देखना चाहेगी कि भाई ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये कर। अरे कोई हर पार्टियां करते हैं, इसलिए बीजेपी से ये कहें कि से भाई आपने फॉल खेल दिया, तो ये तो है नहीं, ये तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये तो दाएं बाएं लंगी लगते रहेगी, और वो सब पार्टियां कर रही हैं। इसमें एक थोड़ी सी चीज मैं जोड़ दूं। देखिए, ये फ्रीबीज या रेवड़ी नहीं है। सरकार के पास इसका कुशन आया, सरकार ने चुनाव के लिहाज से इसका उपयोग कर लिया। ये अगर कांग्रेस कहेगी तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये रेवड़ी इसलिए नहीं है कि सिलेंडर की कीमतों को अगर 200 रुपया सबके लिए और 400 रुपया उज्ज्वला वालों के लिए सरकार घटा रही है, तो उसने एक कैलकुलेशन किया जिसमें उसको इतना लगता है कि हम घटा सकते हैं। तो ये तो सरकार का काम है ना भाई जी। लोक कल्याणकारी व्यवस्था में, लोकतंत्र में सरकार चुनी ही इसीलिए जाती है कि अगर उसके पास कुछ एक्सेस रेवेन्यू है तो उसको वो दे सकते। नहीं, तो ये कांग्रेस ये कह रही है कि ये कुशन जो आपने कहा, या ये गुंजाइश पहले से थी सरकार के पास, और यही नहीं थी, समझदारी से कहां इस्तेमाल इससे कहीं ज्यादा थी। अब जैसे सुप्रिया श्रीनेत जी ने लिखा है, 9.5 साल में 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी की है सरकार ने, केवल यही गैस के और पेट्रोल डीजल के दाम से। ये तो अब वो बता रही हैं कि 2014 में, जनवरी 2014 में सिलेंडर जो है वो कितने का मिलता था, जैसे बीजेपी कह रही है ना उस वक्त की 1200 रुपए का। सौरभ जी सर, मैं छोटा सा कांग्रेस कहती है नहीं, हम तो सब्सिडी देते तो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था। और उस वक्त जो कच्चे तेल के दाम, या कह लीजिए सऊदी से जो हम लोग गैस लेते हैं, तो वो उस वक्त हमको पड़ती थी $1010 मीट्रिक टन पर, जो आज अगस्त में $400 मीट्रिक टन है। अब कहां 1010 और कहां $400। इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। जब नेता बोलते हैं तो अपने लिहाज से बोलेंगे, और सुप्रिया चूंकि हम लोगों के साथ पहले बिजनेस जर्नलिस्ट ही रही हैं तो समझदार हैं, जानती हैं वो कहां पे कौन सा आंकड़ा निकालना है। लेकिन सुप्रिया ये नहीं बताएंगी कि यूपीए के शासन काल में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आधारभूत ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार खर्च कर रही है। इस सरकार में, जिसको हम कहते हैं ना कि बुनियादी ढांचे को मजबूत कर देना, ये आपको अपने आसपास दिखता होगा लेकिन नहीं समझ में आता है। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाइए, आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 से लेके 1 तक की जो जिसको हम कहते हैं ना कि सीलिंग है, जो रूफ दिखती है,
वो ऐसी बदली हुई दिखेगी, आपको लगा कि एयरपोर्ट जैसा हो गया। आप जो नीचे देखते थे लकड़ी के, जो रेलवे ट्रैक पकड़ने के लिए जो नीचे गर्डर लगे होते लकड़ी के लगते थे, वो मुश्किल करते थे, एक हद के बाद स्पीड नहीं बढ़ती थी। अब वो सब कंक्रीट हो गया है। अब ये चूंकि बुनियादी चीजें कहां से आएंगी, तो निश्चित तौर पर सरकार के पास कुशनिंग हुई, लेकिन यह भी सच है कि जब कीमतें बढ़ी तो भी सरकार ने उसके एवेन्यूज खोजे। इससे मैं सहमत हूं कि यह कुशनिंग पहले से थी। कल भी मैंने कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, सरकार के पास यह कुशनिंग पहले से थी, उन्होंने समय अपना चुना है, ये एकदम दुरुस्त बात है। लेकिन यह कहना कि सरकार मुनाफाखोरी कर रही है, यह एकदम विशुद्ध राजनीतिक बयानबाजी है। सरकार उसका उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने में कर रही है, और वो बहुत साफ साफ दिखता है कि यहां यहां कर दिया है, इस तरह से चीजें बदली हुई। सरकार मुनाफाखोरी कर सकती है क्या? कोई भी सरकार, का क्या मतलब कोई भी है? सरकार। मुनाफाखोरी का क्या मतलब है? क्या वो मुनाफाखोरी अपने होता है कि आपसे मैंने चोरी करके पैसा लिया और जेब में डाला। हाँ, वही नहीं, कह रहा हूं, मुनाफाखोरी अपनी जेब- अपनी नहीं, पॉकेट में कर सकती है, ऐसा नहीं है। देखिए, मुनाफाखोरी कर सकती है कोई भी सरकार, अगर जो पैसे आ रहे हैं वो करप्शन में जाने लगे, हजारों करोड़ के घोटाले होने लगे, तो मुनाफाखोरी हो सकती है। अगर आप सब्सिडी के नाम पर लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं लाखों करोड़ रुपए की, तो मुनाफाखोरी हो सकती है। जिसको पैसा मिलना है उसको छोड़ के सब में बंट जाए तो मुनाफाखोरी हो सकती है। और इस देश ने यह सब होते हुए देखा है। काला हांडी में राजीव गांधी जाते हैं तो जो बोला था उन्होंने कि 1 रुपया में 85 पैसा, तो वो दरअसल वही सारी चीजें थी जो आज के समय में दुरुस्त होकर यहां तक आई है कि 1 रुपया चलेगा तो 1 रुपया पहुंचेगा। देखिए, मुनाफाखोरी जैसा शब्द जो है वो प्रयोग करना बहुत अनुचित है। सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, या जो एक कह सकते हैं कि कंपनी के पास पैसे जो आ रहे हैं, अब लागत मूल्य और जो प्रॉफिट है उस कहीं ना कहीं वो आपको जीएसटी आपको देती है। जो भी प्रॉफिट होता है वो भी एक्रू करता है। तो ये कह देना कि ये गलत हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। ये तो एक राजनीतिक, जिसको क्या कहते हैं, एक भाषा का प्रयोग के है, राजनीतिक चोचलेबाजी है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जिसकी बात वो कह रहे हैं, आप जब 2014 था उस समय आपका सेंसेक्स कितना था? 22,000 रुपये था, आज 65,000 पे है। पर कैपिटा इनकम उस समय कितना था? आज डबल पर कैपिटा इनकम है। मिडिल क्लास कितना था? आप मिडिल क्लास का एक्सपेंशन देखिए इस पिछले 9 साल के अंदर, तब आपको पता लगेगा कि कितनी चीज़ें बढ़ी। हमारी सैलरी उस समय कितना हुआ करती थी? सैलरी क्लास की आप बात करें, उस समय हमारी कीमत जो सैलरी थी आज के दिन में उसके 1.5 गुनी बढ़ गई है। 1.5 क्या, 2 गुनी से ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमारा जो हमें दिए कहें कि हमको जो 400 रुपये पर सिलेंडर मिलता था, ये बयान ही अपने आप में एक राजनीतिक बयानबाजी है। आप इन्फ्लेशन, आप देखिए गवर्नमेंट के प्लान का आप जब भी करते हैं, एक्सपेंशन आप कैसे करते हैं बजट में, कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिन पर आपको एनुअल 10% या 15% बजट आउटले बढ़ा दिया जाता है, और ये मान लिया जाता है कि कोई जो पहले से जो योजनाएं चल रही थी उसमें 10% की हम वृद्धि कर रहे हैं, ताकि उसी रेट पर भी यदि काम करें तो हम पीछे जो बेस रेट है उसके बराबर हम बने रहें। तो इसलिए 400 रुपये से आज के रेट की तुलना करना अपने आप में ही ये बेमानी है। ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप हम कहना शुरू करें कि हमारे समय तो सब्जी जो है वो 8 रुपए किलो मिलती थी, आज जो है वो 22 रुपए। वो बात आपकी सही है। उस बात, वो दौर भी फिर 10 साल पुराने की आप बात कर रहे हैं। उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एक तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करें भी तो तब अगर 400 का था, 400 या 450 का था, तो आज जो उज्ज्वला का योजना है, जो सबसे गरीब आदमी लेता है, उसको 700 रुपए का पड़ रहा है। 700 रुपए का पड़ रहा है। इतना ही अंतर आप देखेंगे। पर कैपिटा इनकम देखिए ना, नॉन सब्सिडाइज 900 रुपए का पड़ रहा है। 38-40 हजार करोड़ की सब्सिडी यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सरकार देती थी, तो वही तो था ना। जैसे आज आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपया खाते में डाल दें, 5,000 रुपया इसको भी अच्छा लोगों को ये भी से वही तो क्लैरिफिकेशन जी, वो 38,000 में राहुल गांधी जी के कहने पर सब्सिडी है वो बहुत 12 सिलेंडर सब्सिडाइज मिलते थे। वो हर किसी को मिलते थे। 9 से 12 कर दिए गए। वो हर किसी को मिलते थे, केवल बीपीएल के थे? मेरे ख्याल सबको मिलते थे। वो सबके लिए किया था उन्होंने, सब्सिडी को किया था कि 9 की बजाय मैंने 12 सर के कल सिलेंडर एक कर दिया वीडियो जाए। देखा, सोशल मीडिया पर आया, तो आजकल तो पुरानी बातें निकाल के खूब आ जाती हैं। रेणुका चौधरी जी का एक वीडियो मैंने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी एलपीजी के दाम पर ही। और उन्होंने वहां पत्रकारों ने सवाल पूछा कि महंगा हो गया है, तो उन्होंने पलट करके ये कहा कि वाह वाह वाह, आपको 900 रुपया महंगा लगता है, आप 900 रुपए का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये नीचे से बोला गया कि
अरे नहीं साहब हम भी गरीब हैं। तो बोला हाँ आप लोग अपनी सहूलियत से गरीब हो जाते हैं। आप कहने का मतलब कह रही थी 900 रुपए तो अफोर्डेबल है, बहुत कोई भी अफोर्ड कर सकता है। फिर जब किसी ने कहा कि गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा, उस पर उनका जवाब, और उस जवाब का मतलब आप सोचिए, उन्होंने कहा आपको लगता है देश का गरीब आदमी एलपीजी इस्तेमाल करता है? नहीं, वो ठीक कह रही थी। यही मैं कह रहा हूं। उस वक्त उन्होंने कहा देश का गरीब आदमी क्या सिलेंडर इस्तेमाल करता है? गांधी ने कहा ना भाई कि गरीबी मानसिक गरीब आदमी अवस्था है। सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करता था। अरे सौरभ जी, सौरभ जी उस वक्त की बात ठीक थी, वो उस वक्त जो कह रहे नहीं नहीं, लेकिन सर ये सवाल है ना क्यों नहीं करता था? कह रहे हैं जी। ये सबको सुनना चाहिए कि आप गैस सिलेंडर इस देश के बड़े वर्ग के लिए नहीं, वो गरीब है। और मैं आपको एक और याद दिला देता हूं, चूंकि इन्होंने थोड़ा पीछे की बात की सौरभ जी ने। इस देश में जब यूपीए की सरकार थी 10% प्लस की इन्फ्लेशन रेट वाली एकदम नॉर्मलाइजेशन हो गया था, तो जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद थी उसकी बैठक हुई। उसके बाद एक नोट जारी हुआ, और वो जो नोट जारी हुआ वो बड़ा कमाल का है, उसको फिर से निकाल के लोगों को पढ़ना चाहिए। उसमें कहा गया कि लोग अब अच्छा खाने लगे हैं, बेहतर खाने लगे हैं, न्यूट्रिशन वाला खाने लगे हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी। ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक के बाद का ये नोट था। तो आप अगर आज से तुलना करें तो आज तो ये कहा जा रहा है कि हमको न्यूट्रिशन खिलाना है, आज तो ये कहा जा रहा है कि रसोई गैस होनी ही चाहिए। आप गरीब नहीं, आपके घर में रसोई गैस होनी चाहिए। आपके घर में जो छत जिसकी नहीं है पक्की, उसको घर मिलना चाहिए। तो जो बेसिक्स हैं वो हम अभी होते हुए देख रहे हैं। भाई भारत मोबाइल फोन की तरह तो नहीं है ना सिलेंडर कि 90 में ही आया या 90 के बाद ही आया। सिलेंडर तो पहले आ गया था ना। बिल्कुल। तो आज अगर ये कोई क्लेम करी, सरकार ये क्लेम करती है कि 2014 तक 14 करोड़ कनेक्शन था, हमने उसको 33 करोड़ कनेक्शन किया, तो ये तो पूछा जाएगा कि भाई ये काम तो होना चाहिए था पहले। गरीब आदमी पहले सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। आप एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि गरीब आदमी थोड़ी सिलेंडर इस्तेमाल करता है, उसको क्या फर्क पड़ता है अगर दाम महंगे हो गए तो ये आप ये क्यों ना आपसे पूछा जाए क्यों नहीं पॉलिटिकल तस्वीर बदल गई। आज 13.5 करोड़ आदमी उज्ज्वला का सिलेंडर इस्तेमाल करता है। नहीं, ये तो पॉलिटिकल तस्वीर बदल गई ना। आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, रेणुका जी बात कर रहे हैं, सिलेंडर यूज नहीं करता, वो बात ठीक थी। और आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हवाई चप्पल वाला हवाई सफर करे, तो ये तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। इन सब बातों को देखना पड़ेगा। आपने मोबाइल का जिक्र किया, आज मोबाइल जो है जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय लैंडलाइन भी एक रिच वो होता था कि भाई सब लोगों के पास नहीं होगा, मोहल्ले में होता था, नहीं होता था। आज तो 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं इस देश में। सर मैंने ये बात इसीलिए कही कि सिलेंडर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है। वो तो ऐसी चीज नहीं थी ना, सिलेंडर तो पहुंचाया जा सकता था। देखिए इस बात का स्टडी भी अब आ चुका है कि भाई एविएशन सेक्टर आपका फास्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर है, और ये आप बड़े बड़े जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं उन पर आप मत जाइए, छोटे शहरों की आप एयरपोर्ट पर आपको चले जाइए, तब आपको पता लगेगा कि कौन सा क्लास जो है किस कैटेगरी में सफ़र कर रहा है। यानी मिडिल क्लास का कितना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है पिछले 9 साल के अंदर। जो प्रधानमंत्री उड़ान योजना जो कह रहे हैं वो यदि सक्सेसफुल हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहा है, आप एसी कंपार्टमेंट्स की आप बुकिंग देख लीजिए। मैंने हालांकि सर हर चीज का काउंटर आ जाता है कि उड़ान योजना फेल हो गई, इतने एयरपोर्ट बने थे तो इसमें से इतने बंद पड़े हैं। ट्रेनों में हमारी पिछली बात हो रही थी मजाक में कि क्या रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता है तो लोग जो है ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, बिना रिजर्वेशन के ट्रैवल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें डालती रहती है विपक्ष की पार्टियां। लेकिन सौरभ जी एक छोटी सी बात मैं हर्षवर्धन जी से समझना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी बड़े विद्वान लोगों में से हैं इकोनॉमी में। एक बात समझ में नहीं आती मुझे कि जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं, पेट्रोल जब दाम महंगे होते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि भाई ये हमने अब कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया, सरकार का इसका नियंत्रण नहीं है। लेकिन जब हम कम करते हैं तो सरकार उसके तोहफा देती है, ये कैसे होता है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकार क्रेडिट जब कम होने की होती है तो तोहफा सरकार का होता है, और जब बढ़ते हैं तो कंपनियां तय करती हैं। नहीं, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल क्वेश्चन है। नहीं, यूपीए के शासनकाल में ये तय किया गया कि मार्केट फोर्सेस तय करें। हर्षवर्धन जी ये अच्छा व्यंग है, आपको उसी तरीके से इसका जवाब दिया था कि ये उस समय भी यही होता था। और ये हमने कई बार देखा है कि राज्यों के चुनाव अगर लगातार हैं तो तेल कंपनियां उसको बंद कर देती। और मैं तो इसके आगे कहता हूं कि भाई इसको भी जरा ओपन कीजिए ना। अभी आपको रिलायंस के, एसआर के और दूसरे और कई कंपनियों के पेट्रोल पंप दिखने लगे हैं। क्यों?
क्योंकि दरअसल इस सरकार ने मोनोपोली को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की है और मेरा यह मानना है कि धीरे धीरे ओएमसीज की भी मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, हम इस झंझट से भी बाहर निकलें। आपने रिलायंस का जिक्र किया तो फिर ये भी याद आया कि उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी ने किताब लिखी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि रिलायंस की क्या डील गैस की हुई थी, गैस की डील, और वो गैस सरकार को कितने में मिलती थी और अनिल अंबानी को कितने में मिलती थी। तो ये सब भी उस एक दौर की हकीकत नहीं है। अगर उस दौर की हकीकत कहेंगे तो फिर उस दौर की हकीकत तो ये थी कि रिलायंस की नीतियों के लिहाज से सरकार की नीतियां बनती थी। ये आरोप भी यूपीए के समय में जब मुरली देवड़ा जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो ये कहा ही जाता है कि जो नीतियां थी वो पहले कहीं और बन जाती थी तब यहां लागू होती थी। तो ये तो सब जिसको कहते हैं ना, ये कोई छिपे हुए तथ्य नहीं है, तो ओपन सीक्रेट। आज कहानियां सुनाते सुनाते हम काफी पीछे निकल गए। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की। इस कहानी में वरुण गांधी छूट गए। वरुण गांधी आएंगे अभी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।